Hello, all, and welcome to ClatPoint. Now we start with the legal affairs that have happened in May. So, May 1st to May 31st. This is the Achievers Batch. You get your guides at the doorstep, your specific classes for all the subjects, you get personal mentors, recorded classes, live classes, everything. You can visit the website and get to know more about the courses. Now, the first case Shilpa Sailesh versus Varun Srinivasan. अब इसमें 5 जजेस बेंच थी और इसमें क्या बात की गई कि जो स्पेशल पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल पावर्स किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उसको यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स करवाया है दो लोगों का ऑन द ग्राउंड ऑफ इररेवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ठीक है, ये जो इररेवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ये कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का। जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हैं, जो अदरवाइज भी हर रिलीजन के हिसाब से अलग अलग लिए जाते हैं, बट ये ग्राउंड किसी में भी नहीं है। ये सिर्फ थ्रू केस लॉज आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कोर्ट ने क्या कहा? ग्रांट ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ irretrievable breakdown of marriage by this court is not a matter of right but a discretion। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। आप एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि डिवोर्स कराएं इस ग्राउंड पे, बट अ डिस्क्रिशन विच इज टू बी एक्सरसाइज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। जहाँ पे भी डिस्क्रिशन होता है कोर्ट्स के पास कभी भी, दे ऑलवेज हैज टू बी एक्सरसाइज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन, keeping in mind several factors ensuring that complete justice is done to both parties। complete justice ही वो वर्ड है जो आर्टिकल 142 में यूज होते हैं, जिसके चलते एक बहुत वास्ट एम्बिट हो जाता है कोर्ट के पास टू टेक अप केसेस। It is obvious that this court should be fully convinced and satisfied that the marriage is totally unworkable, emotionally dead, and beyond salvation, and therefore, dissolution of marriage is the right solution and the only way forward। ये कोई भी नहीं आके आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये प्री कर सकता है कि भाई डिवोर्स करा दो। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। जो आपको ये प्रूव करना होता है कि आपका जो केस है, जो मैरिज है, वो इरिट्रीवेबली ब्रेक डाउन हो चुकी है, यानी कि वो ठीक ही नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है, इमोशनली डेड है और इसको ठीक नहीं करवाया जा सकता। ये जब एकदम 100% आप कन्विंस कर लोगे कोर्ट को, ओनली देन विल द मैरिज बी डिसॉल्व एंड यू नो ये बताना होगा कि और कोई भी तरीका नहीं है। That the marriage is irretrievably broken down is to be factually determined and firmly established. For this, several factors are to be considered as a period of अभी ये प्रूव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सिर्फ कुछ लिस्ट डाउन कर दिए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये ज़रूर होना चाहिए या ये ओनली फैक्टर्स हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है, बट ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कोर्ट ने ले डाउन किया कि क्या क्या देखा जाएगा। Period of time the parties had cohabited after marriage, when the parties have last cohabited, the nature of allegations made by the parties against each other and their family members, the orders passed in the legal proceedings from time to time, cumulative impact on personal relationship, whether and how many attempts were made to settle the disputes by intervention of the court or through mediation, and when was the last attempt made, etc। क्या क्या देखा जाएगा? ये देखा जाएगा कि भाई क्या सच में मैरिज उस पॉइंट पे है जहाँ पे इट कैन नॉट बी टेकन बैक, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। मेनी अ टाइम्स कोर्ट केस ही जो चलता है वो इस तरह से होता है, इतने ख़राब एलिगेशन लगाए जाते हैं, इतना सब कोर्ट में कह दिया जाता है एक दूसरे के लिए, दोनों पार्टीज के लिए, कि दैट ऑल्सो बिकम्स अ रीज़न कि भाई अब तो देयर इज़ नो वे बैक। तो पीरियड ऑफ सेपरेशन शुड बी सफिशेंटली लॉन्ग। जो सेपरेट होने का पीरियड है वो अच्छा खासी लंबा होना चाहिए। एनीथिंग अबव 6 years और मोर विल बी अ रेलिवेंट फैक्टर। अगर 6 साल से ऊपर वैसे ही सेपरेटेड हैं तो ये तो अपने आप में बहुत रेलिवेंट फैक्टर हो गया। But these facts have to be evaluated keeping in mind economic and social status of the parties, including their educational qualification, whether the parties have children, their age, educational qualification, whether the other spouse and children are dependent, in which event, how, and in what manner the party seeking divorce intends to take care,
and provide for spouse or the children. तो अब ये देखते टाइम इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस भी देखना होगा, ये भी देखना होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगर एक इंसान की जॉब ही कहीं और है, लेट्स से कि यूएस में है, कि इंडिया में है, तो एनी हाउ फिर आप ये नहीं देख पाएंगे कि अच्छा कितने सेपरेशन जो है वो उसका पैरामीटर ही बदल जाएगा। अगर दे हैव चिल्ड्रन, दे आर अबव 18 ऑन देयर ओन, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। इफ दे आर स्मॉल किड्स तो इट चेंजेस द गेम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों की क्या है, बच्चों की क्या है, हाउ मच द चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट, इफ दे आर इंडिपेंडेंट ऑलरेडी, इवन दे आर इन जॉब्स या कुछ। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। Question of custody and welfare of minor children, provisions for fair and adequate alimony for wife, and the economic rights of children and other pending matters, if any, are relevant consideration. ये पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है, custody किसके पास होगी, let's say wife के पास है, but the husband will have to provide for it. तो ये देखा जाएगा कि can he provide for it, क्या economic rights हैं बच्चों के, क्या जो वाइफ है वो अपने को मेंटेन कर सकती है, नहीं कर सकती है, all of that. Court can depart from the procedure as well as substantive laws as long as the decision is exercised based on considerations of fundamental, general and specific public policy. तो यहाँ पे कोर्ट ये कह रहा है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर और सब्सटैंटिव लॉ नहीं फॉलो हो सकता। अब ये कहीं लिखा तो हुआ नहीं है कि 142 में आप जा सकते हो टू गेट अ डिवोर्स फॉर टू पार्टीज, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट आखिरी हो ही रहा है। अब प्रोसीजर क्या होगा, जो प्रोसीजर फैमिली लॉ में फॉलो होता है ज़रूरी नहीं है कि वही यहाँ भी फॉलो हो। इफ़ टू पीपल वांट टू गेट डिवोर्स्ड, तो आप उनको प्रोसीजरल या सब्सटैंटिव लॉज में फंसा के तो ये नहीं कह सकते ना कि नहीं नहीं, स्टे इन मैरिज। दैट्स इम्प्रैक्टिकली, यू नो इट्स जस्ट इम्प्रैक्टिकल। कभी ना कभी वो जाके डिवोर्स में ही लैंड अप करेगा, अदरवाइज देयर बी 100 मोर इश्यूज, सिर्फ लिटिगेशन ही बढ़ेगा उससे। और तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोसीजर या सब्सटैंटिव लॉ नहीं देखा जाएगा, उससे डिपार्ट हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अ हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन हाँ ये है कि पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए ये सब। While deciding whether to exercise discretion, the court must consider the substantive provisions as enacted and not ignore the same. Albeit, this court acts as a problem solver by balancing out equities between the conflicting claims. तो अभी क्या होगा कि कोर्ट को भी ना एक बहुत ही बैलेंस बैलेंस मेंटेन करना होगा यहाँ पे। This power is to be exercised with great, cause of matter. सिर्फ पर्टिकुलर कॉज के लिए या कोई ऐसा मैटर हो इम्पोर्टेंट तभी 142 यूज किया जाता है। कोर्ट इन व्यू ऑफ सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज हैज द डिस्क्रिशन टू डिसॉल्व द मैरिज बाय पासिंग अ डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। 142 में क्या होता है, डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट विदाउट बीइंग बाउंड बाय प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट टू मूव अ सेकंड मोशन। अब जो डिवोर्स होता है म्यूचुअल कंसेंट से, उसमें फर्स्ट मोशन होता है जब फाइलिंग होती है, फिर 6 मंथ्स का गैप होता है, उसके बाद सेकंड मोशन होता है, देन अगेन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ गैप, उसके बाद फाइनल डिक्री होती है डिवोर्स की। उससे पहले ये होता है कि एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ मैरिज होना चाहिए। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, कितनी भी गंदी मैरिज क्यों ना हो, आप म्यूचुअली दोनों कंसेंट करें कि भैया नहीं रहना, उसके बाद भी इट विल ऑलमोस्ट टेक यू अराउंड 2 years टू गेट अ डिवोर्स। ठीक है, प्रैक्टिकली ये इट्स नॉट वेरी वाइज, एंड कोर्ट्स ये मान चुके हैं जनरली भी कि ये जो सेकंड मोशन और फर्स्ट मोशन के बीच का गैप है ये ज़रूरी नहीं है। हो वेरी गुड, क्यों होता है ये गैप, जिससे कि फर्स्ट मोशन अगर किसी भी किसी भी जल्दबाजी में फाइल कर दिया गया है, या जो ये फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच का जो टाइम है इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो सुलह कर लें, द कूलिंग ऑफ पीरियड इट्स कॉल्ड। तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड इसलिए दिया जाता है जिससे पार्टीज कूल ऑफ हो जाएं एंड मे बी दे डोंट फाइल अ सेकंड मोशन। तो ये रीज़न है। लेकिन अगर कोर्ट को दिख रहा है कि ये लोग एक साथ तो रह ही नहीं सकते हैं, द पार्टीज आर वेरी श्योर कि भाई 6 महीने क्या आप 6 साल दे दो साथ नहीं रह सकते हैं, देयर इज नथिंग टू कूल ऑफ एग्जैक्टली, तो फिर इस सेकंड मोशन और फर्स्ट मोशन के बीच के गैप का कोई मतलब नहीं रह गया। नाउ लेट्स से कि भाई द वाइफ हैज अ जॉब, शी हैज़ टू गो बैक टू अमेरिका, अभी उसका
फर्स्ट मोशन के बाद वो 6 महीने रुके, उसके बाद फिर आए, फिर फाइल करे, दे बोथ आर श्योर दे डोंट वांट टू स्टे इन द मैरिज, तो ये 6 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड किसी काम का नहीं होगा। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इस तरह की जो सिचुएशंस है इसमें जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है उसको हटा दिया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से हट सकते हैं। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है आप कूलिंग ऑफ पीरियड दें, बट प्रैक्टिकली अगर ये नहीं पॉसिबल लगेगा कोर्ट को, और कोर्ट को लगता है कि भाई कंप्लीट जस्टिस हम तभी दे सकते हैं व्हेन आई एम बीइंग रिमूव्ड ऑफ दिस 6 मंथ्स पीरियड का टाइम, तो कोर्ट ऐसा कर लेगा। This part should be exercised with great care and caution, keeping in mind the factors stated in Amardeep Singh versus Harveen Kaur and Amit Kumar versus Suman Beniwal. अमरदीप सिंह एंड हरवीन वर्सेस हरवीन कौर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसी में ये हुआ था कि ये स्टैब्लिश कर दिया गया था कि भाई ये रिमूव कर दिया जा सकता है, कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी नहीं है। एंड अगेन अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस इन दिस पर्टिकुलर subject. This court can also, in exercise of power under Article 142, Clause 1 of the Constitution of India, quash and set aside other proceedings and orders, including criminal proceedings. तो वैसे भी 142 क्लॉज 1 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्वॉश और सेट असाइड कर सकता है अदर प्रोसीडिंग्स भी, नॉट जस्ट फैमिली लॉ की प्रोसीडिंग्स, क्योंकि 142 क्लॉज 1 इज वेरी वेरी वास्ट। कंप्लीट जस्टिस के लिए वो बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। In exercise of power under Article 142 Clause 1 of Constitution of India has the discretion to dissolve the marriage on the ground of irreversible breakdown. ठीक है, तो वैसे ही ये भी quash कर सकते हैं। This discretionary power is to be exercised to complete justice to the parties, wherein the court is satisfied that the facts established show that the marriage has completely failed and there is no possibility whatsoever that the parties will cohabit again and continuation of the formal legal relationship is unjustified. कोर्ट को ये लगना चाहिए कि भैया कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पेपर्स पे हस्बैंड वाइफ बनाए रहना is unjustified. They do not have any possibility कि ये जो मैरिज है ये वापस से प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन करे। The court as a court of equity is required also to balance the circumstances and background in which party opposing the dissolution is placed. तो आपको ये सब circumstances देखने होंगे। ठीक है, अब आता है करियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस ओम श्री ठाकुर जी एजुकेशनल सोसाइटी। अब इसमें क्या था, डिवीजन बेंच थी, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस सुंदरेश। इसमें उन्होंने बताया कि ऑर्बिटर डिक्टा एंड रेशियो डिसेंटाई जो जजमेंट के दो पार्ट होते हैं इनमें फ़र्क होता है। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या कहा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्बिटर डिक्टा एंड रेशियो डिसेंटाई इन द जजमेंट एज अ प्रोपोजिशन ऑफ लॉ हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय सेवरल जजमेंट्स। ये चीज़ बहुत बार कही जा चुकी है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस यूटिलिटी यूजर्स वेलफेयर एसोसिएशन and Jayant Verma versus Union of India and others being the major ones. क्या कहा कोर्ट ने? The first judgment in state of Gujarat वाला applies what is called the inversion test. एक टेस्ट है कि आप आइडेंटिफाई करें कि रेशियो डिसेंटाई कौन सा पार्ट है जजमेंट का। To identify what is ratio decentai in a judgment. To test whether a particular proposition of law is to be treated as ratio decentai of a case, the proposition is to be inversed. आप उल्टा करो उसको, that is to remove from the text of the judgment as if it did not exist. बाकी का जितना भी टेक्स्ट है जजमेंट का वो हटाओ, सिर्फ उतना पार्ट देखो, क्या वो सेंस बना रहा है, क्या वो मेन बात आपको दे रहा है। अगर वो चीज़ मेन बात कंक्लूड कर रहा है केस की, then it's a ratio decentai. If the conclusion of the case still have been same even without examining the proposition, then it cannot be regarded as a ratio decentai of a case. In Jayant Verma, this court has referred to an earlier decision of this court in Dalbir versus State of Punjab to state that it is not the findings of material facts, direct and inferential, but the statement of principle of law applicable to legal problems, which is vital element in decision and operates as a precedent. प्रेसिडेंट क्या होता है? किसी भी केस का प्रेसिडेंट होता है जब आप किसी लॉ के प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करते हैं, वो पार्ट जो होता है वो एक प्रेसिडेंट की तरह सेट होता है। जो और चीज़ें कही होती हैं कोर्ट में जो उसको एक्सप्लेन करने वाली होती है वो प्रेसिडेंट नहीं होती है। Even the conclusion does not operate as a precedent
एलिबिट ऑपरेट्स एज रेस जुडिकाटा। अगर फाइनल कंक्लूजन है, मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी केस है, उस पर प्रॉपर्टी का फाइनल ये कह दिया जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी ए को बिलोंग करती है, तो ये ए को बिलोंग करती है इज नॉट द रेशियो डिसेंटाई ऑफ द केस। वो रेस जुडिकाटा की तरह काम करेगा, यानी कि ए वर्सेस बी में ए जीत गया, अब बी उस पर डिस्प्यूट नहीं करेगा, लाइक बस ये केस हो गया, ये केस खत्म, ठीक है। लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं है। हमेशा ए नाम का इंसान और बी नाम का इंसान अगर कोर्ट आएगा तो ये नहीं होगा कि ए को हर बार प्रॉपर्टी मिले। अगर ये होगा तो फिर उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज हमेशा फॉलो हो। Thus, it is not everything said by a judge when giving a judgment that constitutes a precedent. हर चीज जो जज कह रहा है वो प्रेसिडेंट नहीं हो जाती। The only things in a judge's decision binding as a legal precedent is the principle upon which the case is decided. For this reason, it is important to analyze a decision and isolate it from obiter dicta. अब जो लीगल प्रेसिडेंट है, आपकी जो रीजनिंग है, जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल जिसको लेते हुए कोर्ट किसी रीजन पे पहुंचा है, किसी कंक्लूजन पहुंचा है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है। कंक्लूजन लीगल प्रेसिडेंट नहीं होता है, ठीक। इसीलिए जरूरी होता है कि आप ऑपरेटिव डिक्टा और रेशियो डिसेंटाई को अलग अलग देखें। Now comes in re-compliance of Municipal Solid Waste Management Rules 2016 and other environmental issues. ये एनजीटी का केस है। इसमें एनजीटी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था अलमित्रा पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई जो लिक्विड वेस्ट है और जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, ये सही से मैनेज हो, इसका सही से सब कुछ डिस्पोजल हो और इसका पूरा काम सही से चला जाए, मैनेज सही से किया जाए, ये ट्राइब्यूनल मॉनिटर करेगा। तो ये है ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग्स उसके बारे में। ये बहुत ही लंबा और इम्पोर्टेंट एनजीटी का ऑर्डर आया है। It is seen that there are still gaps in generation and processing of waste to the detriment of environment and public health. जब भी वेस्ट, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, किसी भी तरह का वेस्ट जब सही से नहीं यू नो सही से नहीं हैंडल होता है इन जनरल, तो वो एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ को ही हार्म करता है। The detriment of environment and public health, which need to be urgently addressed in the light of binding timelines as well as the need for good governance for meaningful enforcement of the rights of citizen to the clean environment. Right to clean environment हम लोग का fundamental right है under Article 21। अगर वो हम लोग को नहीं मिल रहा है तो ये जो अथॉरिटीज हैं, जो लोग हैं इसके जिम्मेदार, उनको क्वेश्चन किया जाएगा। कोर्ट इसमें कहता है कि इवन जो डेटा जो सबमिट किया गया ना बाय द पार्टी, वो भी इनकम्प्लीट डेटा था। सिंस द टाइमलाइन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हैव एक्सपायर्ड, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट हैज टू बी डिटरमिन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर टाइमलाइंस दी थी, डेडलाइंस दी थी टू कंप्लीट ईच वर्क। ऑब्वियसली वो एक्सपायर कर गए, काम नहीं हुआ, तो अब स्टेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई क्यों नहीं हुआ। There can be no dispute that discharge of untreated sewage in drains or rivers or land causes huge damage to environment and public health. Apart from being required to remedy the situation, the state is liable to pay compensation on polluter pays principle. Polluter pay का क्या principle होता है? Again, ये polluter pay का जो principle है वो Article 21 में embody कर लिया गया है simply through Supreme Court judgments. पोल्यूटर पे का क्या होता है कि जो पोल्यूट कर रहा है वो ही उसके लिए पे करेगा। सिंपल। अगर आपकी जो कंपनी है वो बड़ी कंपनी है, डीप पॉकेट है, तो आप और पे कर रहे होगे, तो ये भी पोल्यूटर पे से ही निकलता है। तो जिसने पोल्यूट किया वो पे करेगा उसके लिए। दे हैव टू मेक लिटरली द पेमेंट्स कि उसको रिवर्स किया जा सके, और एज अ पनिशमेंट उन लोगों पे ये फाइन और चार्जेस लगते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ये स्टेट की प्रॉब्लम है ना, स्टेट ने नहीं काम किया, तो आप कॉम्पनसेशन भी स्टेट दे। क्यों? बिकॉज पोल्यूटर पेज। On the pattern of scale applied in respect of other states, the state is held to be liable to pay compensation of 4,000 crores. ये बहुत बड़ा compensation लगाया गया, compensatory pact लगाया गया on the state. This is in addition to the liability for the failure to manage solid waste, for which we are not levying any compensation for the time being.
बाद में सॉलिड वेस्ट का भी जब निकल के आएगा कि कितना गलत काम हुआ है, तब जो है वो कॉम्पनसेशन लिया जाएगा. Apart from collection, segregation, and transportation of waste, scientifically handling of waste as per SWM rules is required. जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके हिसाब से हर चीज़ होनी है और साइंटिफिकली हैंडल करना है वेस्ट. In particular, adequate composting, vermicomposting, biomethanation centers need to be set up. ये सारी चीज़ें set up होनी है. And upgraded nearest to the source of generation of waste solid soil, listing people's involvement. This may also require establishing decentralized and centralized waste processing facilities, which should be done without further delay. कोर्ट ये कह रहा है कि भाई जो ये वेस्ट है इसको डील करने के लिए आपको जो जो सेटअप करना है वो अब आप लोग करें. इट हैज़ टू बी डन विदाउट एनी फर्दर डिले. Efforts are also required on utilization of treated sewage. जो सीवेज ट्रीट हो गया है, जो अब मेडिकली जिसको कहा जा सकता है कि भैया ये काम आ सकता है, उसको आप काम में लाओ, यूटिलाइज करो उसको. Such as by establishment like malls, industrial estate, automobile establishment, power plant, playgrounds, railways, bus stands, local bodies, universities, to save potable water for drinking. कोर्ट ये कह रहा है कि भाई ट्राइब्यूनल ये कह रहा है कि भाई जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. यू कैन नॉट जस्ट थ्रो अवे सच सो मच ऑफ वेस्ट. तो उसमें से जो भी वेस्ट है जो कि रीयूज हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो अथॉरिटीज़ है उन्हें काम करना है. द ट्रीटेड सीवेज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, other than non-drinking users, such as washing railway wagons, yards, buses, roads, water sprinkling, and several other models reportedly exist. अब मॉल से या इंडस्ट्रियल एस्टेट से या ऑटोमोबाइल एस्टैब्लिशमेंट से बहुत बहुत पानी खर्च होता है दिन भर में. आप वो भी तो वेस्ट ही है. उसको कलेक्ट किया जाए, उसको साफ किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए और फिर नॉन ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, नॉट लाइक इसका पानी पिला दे लोगों को, बट और पर्पसेस के लिए जितनी इतनी चीज़ों के लिए पानी यूज़ होता है उन सब में पानी को यूज़ करें. उससे वेस्ट भी कम हो जाएगा और हम लोग के रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ हो पाएंगे. The state may contemplate with prospective plan to utilize treated sewage extensively rather than discharging into natural water courses which are very precious. बजाय इसके कि वो जो पूरा वाटर निकलता है जगह जगह से, वी हैव सीन फैक्ट्रीज से, इन सब से कितना ख़राब पानी होता है वो, और वो सीधे हम लोग की वाटर बॉडीज़ में चला जाता है. उससे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ भी ख़राब होती हैं और वो पानी जो ट्रीट होकर वापस से यूज़ हो सकता था वो भी वेस्ट हो जाता है. कंप्लायंस एंड देन एक्चुअली वो फिर ड्रिंकिंग वाटर बन के हम ही लोग के पेट में जाता है. Compliance of environmental norms on the subject of waste management has to be on high priority. ये environmental norms को आपको comply करना पड़ेगा. It's not a choice. ये high priority पे है. It is high time that the state realizes its duty to law and to citizens and adopts further monitoring at its own level. कोर्ट ये कह रहा है कि जो स्टेट है वो भी अपने लेवल पे चीज़ें मॉनिटर करे. Now comes the case of Sri Sankaracharya University of Sanskrit versus Dr. Manu. Division bench, Justice Joseph and Justice Nangarathan. इसमें क्या हुआ? For subsequent order provision amendment passed to be considered a clarification of the original provision, it must not expand or alter the scope of original provision, and the original must be sufficiently vague or ambiguous as to require such clarification. अगर कोई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है या कोई भी नोटिस निकला है और वो वेग है, तो उसको क्लैरिफाई किया जाएगा, मगर ये सफिशेंटली वेग और एम्बिगुअस होना चाहिए. अगर किसी नोटिस का, किसी नोटिफिकेशन का साफ साफ मीनिंग समझ में आ रहा है तो उस पर क्लैरिफिकेशन सही लिए जाते हैं. अब बात ये आती है कि क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं वो क्लैरिफिकेशन, यानी जो पहले हो चुका है उस पर भी वो लागू होंगे, या अब सिर्फ प्रोस्पेक्टिव होंगे, यानी कि आज से या जिस दिन से क्लैरिफिकेशन आया उसके बाद से वो अप्लाई करेंगे. तो कोर्ट ने क्या कहा? इफ अ स्टैट्यूट इज क्यूरेटिव और मेरिली क्लैरिफैक्टरी ऑफ द प्रीवियस लॉ, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देयरफॉर मे बी परमिटेड. अब क्या है, मान लेते हैं एक लॉ है जिसकी वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए लोग कोर्ट आए, कोर्ट ने उसे क्लैरिफाई किया, तो अब क्लैरिफिकेशन के बाद
वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन लेगा, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उसको भी देखा जाएगा कि भाई आप क्या इस नए क्लैरिफिकेशन के मुताबिक काम कर रहे थे, इफ नॉट देन मेक द अमेंडमेंट्स. In order for a subsequent order, provision, or amendment to be considered as clarifactory of the previous law, अब ये बात है कि भैया clarifactory होना चाहिए, clear कर रहा होना चाहिए जो पीछे law आया है उसके. The pre-amended law ought to have been vague or ambiguous. ये तभी होगा, क्लैरिफिकेशन तभी देखा जाएगा जब पुराने लॉ में कुछ प्रॉब्लम हो. पता चला क्रिस्टल क्लियर चीज़ें लिखी हैं, हम बेवजह ही क्लैरिफाई कर रहे हैं, सबको क्लियर है हर चीज़ बट क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये नहीं होता. तो वो जो पुराना लॉ है वो वेग और एम्बिगुअस होना चाहिए. कोई बात ऐसी होनी चाहिए जो ना समझ में आ रही हो. It is only when it would be impossible to reasonably interpret a provision unless an amendment is read into it that amendment is considered to be clarification or declaration of the previous law and therefore applied retrospectively. कोर्ट ये कह रहा है कि अगर ये इम्पॉसिबल हो जाए, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, कब समझ में आएगा, उसको क्लैरिफिकेशन दिया गया. अगर कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो पुराना लॉ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, प्री अमेंडेड लॉ, तो फिर कहा जाएगा कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट क्लैरिफैक्ट्री है पहली बार, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली मूव करेगा. जो जो ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं वो भी इस नए एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट के ही तहत काम करे होने चाहिए, वरना आप उन सबको चेंज कीजिए. Third, an explanation clarification may not expand or alter the scope of original provision. आप स्कोप एक्सपैंड नहीं कर देंगे. ऐसा नहीं है कि पहले एक लॉ है जिससे आपको XYZ राइट्स मिल रहे थे, आपने उठा के कहा क्लियर नहीं हो रहा है ज़रा, और उसका उठा के ABCD भी उसमें राइट्स जोड़ दिए. ऐसा नहीं होता. ठीक है, आप उसको एक्सपैंड या ऑल्टर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं या क्लैरिफाई कर रहे हैं. Merely because a provision is described as clarification, explanation, the court is not bound to by the said statement in the statute itself, but must proceed to analyze the nature of the amendment and then conclude whether in reality it is clarificatory or declaratory provision, or whether it is a substantive amendment which is intended to change the law and would apply prospectively. कोर्ट ये कह रहा है कि सिर्फ कह देने से कि ये क्लैरिफिकेटरी है, क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता है चीज़ का. कोर्ट को ये समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है, और ये सिर्फ क्लैरिफिकेटरी है, ये लॉ चेंज नहीं करता. ये नहीं है मान लेते पहले लॉ है कि सब लोग अपने अपने घर 8 बजे चले जाएंगे, आपने कहा समझ नहीं आ रहा कि 8 बजे क्या कह रहे हैं, 8 PM लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं नहीं समझ नहीं आ रहा, 8 PM क्या है, 24 आवर क्लॉक के हिसाब से लिखना चाहिए था, तो चलो हम लोग एक क्लैरिफिकेटरी डॉक्यूमेंट निकालते हैं. नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें 8 PM लिखा है, इट इज़ क्लियर, इसमें कहीं हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि वो क्लैरिफिकेशन दिया जाए. ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कुछ सिर्फ 8 लिखा है कि एवरीबडी हैज़ टू बी इनसाइड देयर होम एट 8. अब कौन सा 8 AM PM, ठीक है, या किसी से परमिशन लेनी होगी, किसी को बताना होगा, क्यों होना होगा, एवरीथिंग अराउंड. लेकिन मान लेते हैं कि 8 PM का टाइम है, आप कहते हो ये साफ नहीं हो रहा है कि कौन से 8 की बात कर रहे हैं, कि सुबह या शाम, तो हम उसको ठीक कर देते हैं, और आप ठीक करने के चक्कर में उसको जो है वो 10 AM कर देते हैं कि भाई हम तो तभी सो के उठते हैं, बढ़िया अपना घर के अंदर आएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे. नहीं, आप लॉ चेंज नहीं कर सकते हो, यू स्टिल हैव टू कीप इट 8, आप उसको 10 नहीं कर सकते हैं. ठीक है, पर हाँ ये करना होगा, अमेंडमेंट इस तरह से करना होगा कि वो क्लैरिफाई हो जाए, और ये प्रोस्पेक्टिवली चलेगा. So that's all. Thank you so much. See you for the next month. Bye bye.